अतीक अहमद ने संदेह व्यक्त किया था, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मुझे मार दिया जाएगा। घटना सरासर गलत है, क्योंकि ये यदि कोई आदमी पुलिस कस्टडी में है तो वो उम्मीद करता है कि वो न्यायालय की जो प्रक्रियाएं हैं उससे गुजरे। हमारा बहुत लोगों ने क्लैपिंग किया, तालियां बजाई, लेकिन वहाँ पर 2 अपराधी मरे, लेकिन 3 अपराधी पैदा किए हुए, क्योंकि 3 अपराधी ने मिलकर मारा। इसमें इनकाउंटर, बुलडोजर इत्यादि का क्यों ज़्यादा इस्तेमाल और चर्चाएं भी। योगी जी ये स्थापित करना चाह रहे बीजेपी में कि मोदी के बाद विकल्प मैं ही हूँ या मोदी का विकल्प मैं हूँ। आज से 5 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रहा था कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर कर दिया गया है। उसके साथ में गुलाल अहमद भी था, जिसका भी एनकाउंटर कर दिया गया था। और बताया ये जा रहा था कि पुलिस से आपसी मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने गोलीबारी की और दोनों वहीं पे ढेर हो गए। इससे पहले कि वो मुद्दा दबता, एक और मुद्दा तेजी से उभर कर सामने आ गया। अतीक अहमद और उनके भाई असरद अहमद की हत्या कर दी गई, वो भी पुलिस प्रशासन के सामने ही। पुलिस प्रशासन के निगरानी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद जब अस्पताल ले जाए जा रहे थे जांच के लिए, तो उसी क्रम में मीडिया के वेश में कुछ लोग आते हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जब वह पुलिस की निगरानी में थे, और पुलिस के होने के बावजूद भी अगर अतीक और अशरफ अहमद पे गोली चली तो पुलिस अपना हाथ पीछे क्यों खींच लिया। अब इस पर लोग अपनी टिप्पणियां देना भी चालू कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अच्छा हुआ अतीक अहमद मर गया, क्योंकि वाकई वह एक क्रिमिनल था, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस पहले से दर्ज थे। वहीं दूसरा तबका का कहना है कि ये तरीका सही नहीं था, कहीं ना कहीं इससे हमारा संविधान का उल्लंघन हो रहा है और लोकतंत्र खतरे में है, जिस प्रकार से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की गई है। एक और बीजेपी के नेता यह कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कुछ लोग इसे भगवान से भी जोड़ने लगे हैं कि जैसा उसने किया था उसका ऐसा परिणाम उसको मिल गया। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जो चीज़ दब रहा है वो है संवैधानिक तथ्य और लोकतंत्र की बात, कि आखिर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत संवैधानिक तौर पे कितना सही है। इसी चीज़ को लेकर बातचीत करने के लिए हम पहुंच चुके हैं पटना के हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के पास, और जानेंगे कि ये जो हत्या हुई है संवैधानिक तौर पे, ये हत्या कितना सही और कितना गलत है। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, हमारा पहला सवाल यही होगा कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जिस प्रकार से पुलिस की निगरानी में हत्या हो जाती है, ये हत्या संवैधानिक रूप से अगर हम देखें तो कितना सही है? देखिए, हर चीज़ का, हर घटना का 2 पहलू होता है, एक सामाजिक पहलू और एक कानूनी पहलू। तो सामाजिक पहलू से यदि आप इसको देखते हैं तो समाज में 2 धाराओं में लोग बटे हैं। एक होता है कि क्रिमिनल को तुरंत मार दीजिए, एकदम बड़ी फास्ट से वो डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं, ना कोई दलील, ना कोई सुनवाई, ना कोई वकील, सीधे शूट कर दो। तो लोग एक होते हैं जिसको गर्मपंथी टाइप के लोग कहते हैं, शुरुआत से ही रहा है, और एक होता है नरमपंथी जो नॉर्मल तरीके से चीज़ों को चाहता है। लेकिन आज के समय में गर्मपंथी सोच के लोगों का ज़्यादा संख्या होने लगा है और वो एक्टिव ज़्यादा है। यदि संख्या कम भी है तो सोशल साइट या अन्य जगह पर उसकी संख्या ज़्यादा दिखने लगी है। तो वो सामाजिक तौर पर इसकी आलोचना या प्रशंसा वो अलग एक मैटर है। तो वहाँ पर 2 धाराओं में लोग बटेंगे, कुछ आलोचक होंगे और कुछ प्रशंसक होंगे इस घटना के। परंतु जब आप कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो कानून के दृष्टिकोण से ये घटना सरासर गलत है। क्योंकि ये घटना इसलिए गलत है कि यदि कोई आदमी पुलिस कस्टडी में है तो वो उम्मीद करता है कि वो न्यायालय की जो प्रक्रियाएं हैं उससे गुजरता है। तो वो वहाँ पर कम से कम इतने पुलिस हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस था, 17 पुलिस थे, और वहाँ पर यदि कोई क्रिमिनल यदि किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो इससे आप उस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले उसको देखिए। जो थोड़ा सोच के रुक के थम के और समझने की ज़रूरत है। उन्मादी तरीके से सोचेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा किया, अपराधी को मारा, बहुत लोगों ने क्लैपिंग किया, तालियां बजाई, लेकिन वहाँ पर 2 अपराधी मरे, लेकिन 3 अपराधी पैदा किए हुए, क्योंकि 3 अपराधी ने मिलकर मारा। तो 2 अपराधी को यदि आपने ख़त्म किया, लेकिन 3 अपराधी, इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे चलकर वो उससे बड़ा क्रिमिनल ना बने, क्योंकि क्रिमिनल की यहीं से शुरुआत होती है। और मुझे तो आत्मविश्वास से लगता है कि जितना बड़ा अतीक अहमद का नाम था क्रिमिनलिटी में,
उससे कई गुना ज़्यादा ये लोग का धाक है। सर, कबूलनामा में भी ऐसा उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने सोच लिया था कि छोटे कांड तो हम लोग बहुत कर लिए, अब कुछ बड़ा कांड करें। ऐसा देखिए, पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं होता, उसने क्या बोला नहीं बोला उसका कोई महत्व ही नहीं होता कानून के दृष्टिकोण से। इसीलिए उसने कबूलनामा ये किया वो किया, वो पुलिस की मनगढ़ंत बात होती है डाइवर्ट करने के लिए। पुलिस अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कुछ भी उससे लिखवा सकता है, तो ये बात पर नहीं चलना चाहिए। कानूनी दृष्टिकोण से बिल्कुल इंडियन एविडेंस एक्ट में उसका कोई महत्व नहीं है। मैं ये कह रहा था कि ये एक पहलू है जिस पर समाज को सोचने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात की जय श्री राम की उद्घोषणा, तो राम न तेरा न राम मेरा, ये राम हम सभी का है। अपराधी जब श्री राम का इस्तेमाल अपने आप को बचाने के लिए करेंगे, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदू धर्म में ये स्वीकार नहीं है। कोई भी आदमी नहीं चाहता है जय श्री राम की उद्घोषणा जब कोई शुभ कार्य होता है तब लोग करते हैं। यदि आपराधिक तौर पर यदि आप कर रहे हैं तो वो उसको ये समाज कभी स्वीकार नहीं करता है, एक पक्ष ये है। तो ओवरऑल आप पूरे घटना को जब देखेंगे तो कानूनी दृष्टिकोण ये कहता है कि गलत हुआ। समाज का कुछ वर्ग, क्योंकि सकारात्मक सोचने वाले अलग हैं, लेकिन नकारात्मक और जो लोगों को अफलातूनी स्टाइल पसंद है उन लोगों को लगता है कि बेहतर हुआ, क्योंकि वो भविष्य के इस कार्य का परिणाम समाज पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा इसके परिणाम के सोचे बगैर कर रहे हैं, इसीलिए वो तालियां बजाते हैं। इस प्रकार से अहमद और अशरफ की हत्या कर देने से क्या समाज का आतंक कम हो जाएगा? देखिए, समाज का आतंक कम होना नहीं होना वो मैटर नहीं करता। गलत तरीके से यदि आप करेंगे तो फिर कोर्ट का दीवार तोड़ दीजिए, आप जेल का दीवार तोड़ दीजिए और डायरेक्ट करने लगे तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी, और अराजकता की जब स्थिति आ जाएगी तो देश का कोई भी इंसान महफूज नहीं रह सकता है इस बाउंड्री में। इसीलिए कानून को बनाया गया है, पुलिस को कहा गया है कि आप पकड़िए अपराधी को और उसको कीजिए। और केवल अब आइए अतीक अहमद की बात। अतीक अहमद बहुत बड़ा क्रिमिनल था, एक डॉन था। अतीक अहमद के बारे में कैसे जाने आप? मीडिया के माध्यम से। मैं तो नहीं जानता था, मीडिया में चर्चाएं चलनी तो बोले कि डॉन मारा गया, तब मैं समझा कि अतीक अहमद डॉन था। क्योंकि मीडिया जो अल्फाज देता है उससे एक लोगों का ओपिनियन बनता है। और क्या भारतीय मीडिया का जो इंडेक्स में देखेंगे कि साख क्या है, सब जानते हैं कि वो कहाँ पॉलिसिंग करते हैं। एक स्क्रिप्ट तैयार होता है तो भारतीय मीडिया ने किसी को डॉन कह दिया तो वो भी चीज़ नहीं है, या किसी को साधु कह दिया वो भी ठीक नहीं है। साधु के भेष में भी क्रिमिनल थे आसाराम बापू जो जेल में है, और कुछ लोग क्रिमिनल भी का बहुत केस है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, लेकिन मूल रूप से वो क्रिमिनल नहीं होते हैं। तो यदि वो क्रिमिनल थे तो निर्दलीय चुनाव कैसे जीत गए? आखिर जनता ने उसको क्यों पसंद किया? तो वो भी एक वजह है। लेकिन यदि वो क्रिमिनल, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिमिनल नहीं था, मेरा ये कहना है कि कानूनी रूप से यदि हो तो अब ये जो घटनाएं हो गई है, अब रिपीटेशन ना हो, तभी देश जो है सो ये रहेगा। ये एक आम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि देश में अमन चैन रहेगा। सर, दूसरा सवाल, जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की संख्या बढ़ती जा रही है, पिछले 3 सालों में हमें लगता है 180 पार कर गया है एनकाउंटर, और वो भी अलग अलग तरीकों से। कभी गाड़ी पलट जाती है तो कभी रास्ते में पुलिस से छीना झपटी कर अपराधी भागने लगते हैं, उस दरमियान उनको गोली मार दी जाती है, और लगातार एनकाउंटर की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये एनकाउंटर करना योगी सरकार, यानी कि यूपी सरकार जो अभी योगी जी हैं आदित्यनाथ, उनके लिए इसके ऊपर जैसा कि कहा जाता है कि एनकाउंटर बहुत ही रेयर केसेस में किया जाता है, लेकिन 3 सालों में जो इधर 3 सालों में जो एनकाउंटर की संख्या जिस प्रकार से तेजी से ऊपर चढ़ा है, तो क्या लगता है कि आखिर उनकी क्या मंशा हो सकती है कि यूपी में ही इतना एनकाउंटर हो रहा है? क्योंकि देखा जाए तो भारत में और सारे राज्य हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन आपका ये क्वेश्चन है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर, बुलडोजर इत्यादि का क्यों ज़्यादा इस्तेमाल और चर्चाएं भी हैं। तो इसके पीछे अभी तक जितना भी डिस्कशन हो रहा है वो सतही तौर पर डिस्कशन हो रहा है। बहुत अच्छा कि ये बाबा आ गए, ये वो छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जब ऊपरी तौर के अलावा जब आप भीतर का एनालिसिस करेंगे तो आपको कहानी, यदि बौद्धिक क्षमता है, आपको नापने का नज़रिया है, पैमाना है, तो अब आपको स्पष्ट चीज़ें समझ में आने लगेगी कि कोई भी घटना राजनीति में की जाती है उसके पीछे वोट बैंक का ध्यान रखा जाता है। और अब वोट बैंक कब? जब अपनी निजी स्वार्थ, यदि निजी स्वार्थ की बात करेंगे तो आप एक चीज़ जान लीजिए
कि ये भी एक कारण हो सकता है कि अभी मोदी जी का बीजेपी में विकल्प नहीं है, लेकिन अन्य जो विकल्प हैं सेकेंडरी या उनके पैरेलली लोग अपना चाहता है कि कद मेरा बढ़े। ये सत्ता का हमेशा से रहा है। तो जोगी जी ये स्थापित करना चाह रहे बीजेपी में कि मोदी के बाद विकल्प मैं ही हूँ या मोदी का विकल्प मैं हूँ, और वो चाह रहे हैं कि इतनी हमारी काम की प्रशंसा हो जाए, चर्चाएं हो जाए कि हिंदू में जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं वो उनको प्रोजेक्ट करे एज ए प्रधानमंत्री कि अब मोदी जी बूढ़े हो गए, इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, या उनके कार्यशैली से जो लोग नाराज़ होंगे या असंतुष्ट होंगे, तो वहाँ पर जब विकल्प ढूंढा जाएगा तो जोगी जी के अलावा कहीं नज़र नहीं जाए, इसलिए जोगी जी का ये स्टंट भी हो सकता है और ये राजनीतिक कारण हो सकती है। सर, जिस प्रकार से वहाँ पे एनकाउंटर्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट आता है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी ऊपर होता है, जो किसी भी राज्य को लेकर कोई भी बड़े फैसले ले सकते हैं। तो जिस प्रकार से एनकाउंटर्स बढ़ रहे हैं तो ऊपर से कोई दबाव या फिर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूपी ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे ऐसा पाया जा रहा है। देखिए, जब इस अतीक अहमद के केस को पढ़ेंगे, अतीक अहमद ने संदेह व्यक्त किया था, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मुझे मार दिया जाएगा। मीडिया वाले के सामने आए, वहाँ पर उसने कहा कि आज शुक्रिया आप मीडिया वालों का कि आप लोगों की वजह से मैं बचाऊं, क्योंकि पीछे पीछे वो थे। वो बयान दिया। उससे 2 दिन पहले उसके ब्रदर ने कहा कि ना तो मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होगी, ना ही मेरा इनकाउंटर होगा, किसी थर्ड तरीके से मुझे मारा जाएगा, ऐसा पुलिस आपस में बात कर रहे थे। और सेम उसी घटना के बाद एक नई कहानी बनाकर उसकी हत्या होती है। और उस दौरान जो वो कर सकता था वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा कि हमारे जान को खतरा है, लेकिन वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जब कोई राहत भरी खबर नहीं मिली, उसके बाद इस तरह की घटनाएं हो गई। तो ऐसे परिस्थिति में भविष्य के लिए न्यायालय भी जरूर मूल्यांकन करेगी कि आखिर हमारे पास आया। देखिए, एक इंसान, जज भी एक इंसान होते हैं। जजमेंट के टाइम में बहुत सारे कारणों से वो अपनी जजमेंट देते हैं, लेकिन उस जजमेंट का यदि कोई बुरा परिणाम जब आ जाता है, हम एक एडवोकेट के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक केस के सिलसिले में बेल एक लोग को मिला और पता चला कि दूसरे तीसरे दिन जेल से निकलने के बाद उस व्यक्ति ने हत्या कर दिया। तो जब वो जज साहब इजलास पर बैठे तो वो यही बात का जिक्र किए कि देखिए, हमने एक आदमी को बेल दिया था और निकलते हुए उसने अपराधी को मार दिया, मैंने उनके परिजन को मार दिया। तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हो जाते हैं, भूल से ही सही, कि हमारे एक बेल देने से उस आदमी की जान चली गई। तो वो जज साहब भी मूल्यांकन अपने चीज़ों को करते हैं। तो हो ना हो वो अपने आप को मूल्यांकन करेंगे कि क्या हमसे गलती हो रही है, किस तरह की बातें हुई, तो इस पर फिर कोर्ट सख्त हो जाती है और करे। सर, अगर आखिर ऑप्शन सब जगह से आदमी थक हार जाता है तो वह न्यायालय पे खुद को समर्पित कर देता है और एकमात्र विश्वास का जरिया उसके लिए बच जाता है, वो है न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो इस पर क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, अब न्यायालय में भी बहुत सारे जज साहब हैं, बहुत लोग कॉलेजियम सिस्टम से जाते हैं, वहाँ पर भी अपनी सोच होती है, अपनी योग्यताएँ होती है। तो जिनको जो बेहतर लगता है उस हिसाब से करते हो, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना उचित नहीं है। लेकिन इतना बात चले जाइए कि जो परिस्थिति अभी वहाँ पर है, तो आपको एक चीज़ बता देंगे कि इसमें आप समझिए कि जजों का जो अपना सोच होता है, जो उनकी समझ होती है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन देते हैं। लेकिन न्यायपालिका अंतिम लोगों का उम्मीद होता है। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में लोगों को न्यायपालिका पर पूरी भरोसा है, ये भरोसा बनी रहनी चाहिए। कहीं ये डगमगाने लगेगा तो फिर अराजकता की स्थिति हो जाएगी। जिस तरीके से एक कुर्सी में 4 पौवा है जिस पर आप बैठे हुए हैं, एक भी पिलर यदि उसका टूट गया तो आपको अनबैलेंस हो जाएगा। तो हिंदुस्तान में 4 स्तंभ है, मूल रूप से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो ये चारों स्तंभ को बहुत ही मजबूती से काम करना पड़ेगा और योग्य और सुयोग्य लोगों को यहाँ पर थामना होगा। अदरवाइज ये पेंडुलम की स्थिति हो जाएगी और इस तरह की वारदात होती रहेगी। जब से अतीक और अशरफ अहमद की हत्या हुई है, लगातार जितने भी मुसलमान पक्ष के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी नेता लीडर हैं जिसपे कई केसेस दर्ज हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा। जैसे ब्रजेश सिंह हो गए, बहुत सारे ऐसे नेताओं का सरनाम आ रहा है। देखिए, केवल केस में बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। आज जिस व्यक्ति ने कहा कि केस जो है सो लग रहा है लोगों को कि केस में हो जाना ही अपराधी होने का पैमाना है, यदि
तो मोदी जी पर भी एक टाइम में गोधरा कांड का केस था, उस टाइम में इनकाउंटर हो जाता तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। जोगी जी पर भी बहुत सारा केस है, आपराधिक मुकदमे है, तो मुख्यमंत्री यदि उनको उनके विपक्षी उस टाइम में यदि उनको मार दिए होते तो आज जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनता है। तो ये पैमाना क्यों? कुछ चीज़ का एक विहित प्रक्रिया में आज के डेट में कोई किसी पर केस कर सकता है, एक नहीं हजारों, यदि 10 केस पर ही यदि क्रिमिनल का होगा तो 100 आदमी का शत्रु है, 10 नहीं 50 आदमी को खड़ा करके केस करवा सकता है। तो वो एक पैमाना नहीं होना चाहिए। जो आदमी एक सूझबूझ के साथ यदि सरकार नहीं चला पाएंगे तो फिर वो देखिए कट्टरपंथी सोच को हमारा हिंदुस्तान पल भर के लिए स्वीकार करता है। आपको मैं 302 के मुकदमे में 2 ही अपराध का है, या तो उसको आजीवन कारावास होता है या फिर फांसी की सज़ा होती है, लेकिन फांसी की सज़ा रेयर एंड रेयर सिचुएशन में होता है। इसीलिए ऐसे प्रकरण में आजीवन कारावास मिलेगा कोर्ट से, और कोर्ट से आजीवन कारावास मिल जाने के बाद राज्य सरकार को शक्ति होती है, वो चाहे तो क्षमादान कर सकता है। तो इनके तरफ से ये भी प्रार्थना किया जा सकता है कि लड़का था, नई उम्र का था, जोश जोश में कर दिया हत्या, अब नहीं करेगा, एक बार क्षमादान दीजिए राज्य सरकार चाहे तो कर भी देगी। तो ये सब प्रक्रियाएं चलती है, लेकिन अच्छे लोगों को, बच्चे को देखिए जय श्री राम का उद्घोषणा के साथ उसकी हत्या हुई। मैं भी हिंदू, मुझे भी श्री राम के प्रति उतना ही आदर है जितना किसी अन्य व्यक्ति को है, परंतु एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस प्रकरण में जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने बच्चों को क्यों नहीं इस तरह के लिए कहते हैं करने के लिए। तो आम आदमी का बच्चा बंदूक उठाए और राज करे कोई और, तो ये गुमराह हो रहा है हमारा समाज, वो चीज़ पसंद नहीं है। बॉर्डर पर कितने लोग का राजनेता का बेटा है जो बॉर्डर पर सिपाही बनने जा रहा है या आर्मी में जा रहा है, तो शहीद हो तो मेरा बेटा, केवल जाके वो माला पहनाते हैं, तो बॉर्डर पर क्यों नहीं भेजते। तो ये सब बहुत सारी पैमाना है जिस पर बहुत गहरी विवेचना की ज़रूरत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती। हमने कोशिश की सभी पहलुओं पर बात करने की और समझाने की कि आखिर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कितना सही था और कितना गलत था। बाकी अपराधियों को क्या कुछ सजा हो सकता है, साफ तौर पे आपने सुना। देखना यह है कि योगी सरकार का यह एनकाउंटर की प्रक्रिया आगे कितना दिन तक जारी रहता है या थमता भी है, क्योंकि लगातार ये एनकाउंटर बढ़ता ही जा रहा है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।